क्वेश्चन हमारे सामने था और मैंने आपको एक बात बोली थी कि जहां पे भी प्लस माइनस होता है वहां पे ब्रैकेट का काम करेंगे, वो प्लस माइनस आप उन्हें मन ही मन में सेपरेट कर दें। कभी भी ऐसा ना करें कि इस 6 को इस 2 के साथ कंबाइन कर दे, ऐसा मत करना। इस 6 को इस 2 के साथ कंबाइन मत करना। यहाँ पे एक बैरियर है, एक इनविजिबल बैरियर है। देखिए ब्रैकेट तो हमें दिखाई देता है लेकिन ये ब्रैकेट दिखाई नहीं देता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, माइनस के इधर वाला एरिया पूरा सॉल्व करके लिख दो एक साथ। ये मैंने वर्चुअल बनाया, ऐसे वर्चुअल आपको करते टाइम पे आगे से ध्यान नहीं रखने। तो बस इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो। अब डिवाइड डिवाइड तो मैं क्या ही बताऊं, बाकी काटा पीटी कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 1/t। बस एक बात यहाँ पे काम की है, बॉड मास का मतलब आपको पता ही है। बॉड मास की फुल फॉर्म आपको पता ही है, 5वीं 6वीं से हम पढ़ ही रहे हैं। और होना चाहिए प्लस माइनस से हमें सेपरेट कर देनी चीजें। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक मिनट में वापस खोल लेता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा सिमिलैरिटी का। नहीं नहीं, अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का। देखिए एक सेकंड रुकिए ना, मुझे थोड़ा सा, यस, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन जो आया है ना, काफी अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे इतने क्वेश्चन आते नहीं है। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे आते हैं। एक सिंपल सी थ्योरम है ज्योमेट्री की, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो यहाँ पे लगाई गई है। बोला गया है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी। मैं इधर बनाता हूँ, बाद में हटा दूंगा मैं। एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है, आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए बस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बीए को प्रोड्यूस करते हैं डी तक, और जो डीएसी एंगल है उसको बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो जाती है ई तक। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, बीए को हमने एक्सटेंड कर दिया डी तक, और डीसी, और ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर बनाया हमने, मतलब ये एंगल दो बराबर बराबर हिस्सों में बट रहा है। हमें ए बी का रेशो दे रखा है 5, जो मैं गोले में बना रहा हूं उसका मतलब रेशो है। देखिए मुझे बताइए, हमने एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ए बी डिवाइडेड बाई बीई इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाई सीई। ये होती है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये डिवाइडेड बाई ये पूरा, ये डिवाइडेड बाई ये पूरा। ए बी की वैल्यू 5 है, बीई की वैल्यू, इसे हम एक्स मान लेते हैं ना, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो भाई बीई कितना हो गया, 9 प्लस एक्स बराबर एसी कितना हो गया 2, और सी कितना हो गया x। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 5x बराबर 18 प्लस 2x, 3x की वैल्यू 18, x की वैल्यू कितनी हो गई 6। 6 इज योर आंसर। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। अगर जिन्होंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी बस वो इतना जान ले कि छोटी सी थ्योरम है जो मैंने इस डब्बे में लिख रखी है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हो ना, तो ऐसा लिख लिया करो कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ताकि आप उसके थोड़ा बहुत भी बैकग्राउंड अगर गूगल सर्च मारोगे तो आप समझ जाओगे, ऐसा डायग्राम आपको बना हुआ मिलेगा और आप समझ जाओगे। और अगर ये एटीट्यूड रखोगे कि ज्योमेट्री पढ़ेंगे किसी दिन तब समझेंगे, तो आपकी चॉइस है। वैसे मेरे हिसाब से आप समझ सकते हो, भाई आप छोटे बच्चे थोड़ी हो कि आप एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में आपको, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ ना। देखिए ट्रायंगल के 3 तो इंटीरियर एंगल होते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इंटीरियर हुआ, ये वाला एंगल तो एक्सटीरियर हुआ ना। और एक ऐसी लाइन जो एक एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करे वो कहलाती है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। और ये जो थ्योरम है ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। समझे आप मेरी बात को? ये आपने 9th-10th में पढ़ी है अपनी क्लास में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज्योमेट्री की कोई भी थ्योरम आपने अपनी बचपन की क्लास में ना पढ़ी हो। उसे एक बार आप देख लेना, अगर आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है तो आप समझ जाएंगे ना। वैसे मैंने आपको बता दिया है लिख के भी पूरा। ये एक्सटीरियर एंगल है भाई, इंटीरियर तो 3 ही एंगल होते हैं एक ट्रायंगल में। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए ये जो शिफ्ट है इसकी एक बहुत आसान खास बात ये है कि अगर कोई भी जो बच्चा हो ना जिसने ट्रिग्नोमेट्री ना भी पढ़ी हो, चैप्टर ना भी पढ़ा हो, तीनों सवाल कर सकता है। क्या बोल रहे हो? इस जो शिफ्ट की जो तीनों ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है ना, 3 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है इस शिफ्ट में। और जिसने केवल 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है और जिसको थोड़ी बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री आती है,
वो तीनों के तीनों सवाल कर सकता है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के सवाल बहुत ही आसान है। इस बात से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस बात से सर हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई अगर हम चैप्टर छोड़ के चले जाएं जिसका वेटेज ज्यादा हो और उससे सारे ही आसान क्वेश्चन आ जाए, और जो चैप्टर हम पढ़ के गए हैं उससे टफ क्वेश्चन आ जाए, तो हमारा तो गेम हो जाएगा। इसीलिए आपको हर चैप्टर थोड़ा थोड़ा आना चाहिए ना, मैं हमेशा यही कहता हूँ। देखिए ये वैल्यू पुटिंग से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप लोगों ने बचपन में साइन थीटा कॉस थीटा तो पढ़ा ही होगा, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उनको तो पता ही है। देखिए कॉस के ऊपर स्क्वायर है, साइन के ऊपर स्क्वायर नहीं है। मैं कॉस की ऐसी ही वैल्यू रख सकता हूँ जो अंडर रूट में आए, तो यहाँ पे केवल और केवल थीटा की वैल्यू 60 सेटिस्फाई नहीं 30 डिग्री सेटिस्फाई कर जाएगी। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू होती है हाफ, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। और साइन 60 की वैल्यू, साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। क्या लिख रहा हूं मैं? cos 30 √3/2। ये आपने टेबल पढ़ी होगी 10th क्लास की बुक में, जब आपने 10th पढ़ी थी। बस 30 डिग्री पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। बस हमें अब क्या निकालना है? sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। बस अब हमें ये सॉल्व करना है। अब देखिए अगर आपको 10th क्लास की ये वैल्यूज याद है, या आपने थोड़ी बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है और आपको याद हो गई, आपने शुरू के 5 लेक्चर भी देखे ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपको ये बात पता होगी कि इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है। तो भाई sec 30 की वैल्यूज होती है 2/√3 का स्क्वायर, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 का स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। 4/3 माइनस 1/3 प्लस 3/4, ये होता है 1। 1 प्लस 3/4 कितना होता है? 7/4। 7/4 इज माई आंसर। दिस इज माई आंसर। वेरी इजी। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है इस पेपर की। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के मेरे क्लास के 5 लेक्चर भी देख लिए ना, तो आप तीनों के तीनों सवाल कर सकते हो। तीनों के तीनों बस ये वैल्यू, ये वाले सवाल है 30 40 60 वाले रखने हैं। 10th लेवल की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है बस। जल्दी से नोट कर लो। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछते रहना भाई। कोई आपने नहीं चैप्टर है तो भी आप पूछते रहना। अगर आपको कोई लग रहा है कि मैं कुछ पूछ सकता हूँ इसके बारे में, तो आप पूछ सकते हो ना। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूंगा कि जाओ पहले चैप्टर पढ़ के आओ। चलिए अगला सवाल करते हैं हम। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का, इवनिंग वाले बैच वाले बच्चे अभी अभी प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करके आए हैं, और कल हमने देखा ही था कि कितना बेहतरीन सवाल पूछा गया था प्रॉफिट एंड लॉस का। हमें बस प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया था और सीपी और एसपी का रेशो पूछा था। बताओ। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि सुरभि सोल्ड एन आर्टिकल एट 176 आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। अगर वो कोई डिस्काउंट ना देती और मार्क्ड प्राइस पे ही चीज को बेच देती। देखिए यहाँ पे पहली बात तो 3 चीज है, सीपी, एसपी और एमपी। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की, अगर वो मार्क्ड प्राइस पे ही सामान को बेच देती तो क्या उसे 25% का प्रॉफिट होता? मतलब सीपी अगर 100 है तो क्या एमपी 125 रहा होगा? तभी तो अगर वो मार्केट प्राइस पे बेच रही थी तब उसे 25% का प्रॉफिट मिल रहा था। बोलो हाँ या ना। अगर वो एमपी पर ही सामान को बेच देती तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। इस बात का क्या यही मतलब है कि सीपी अगर 100 है तो एमपी 125 रहा होगा, और जो एसपी है उस पर 12% डिस्काउंट मिला होगा। मतलब कि 125 की वैल्यू अगर 100 है तो एसपी की वैल्यू क्या 88 रही होगी? बोलिए। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 22। 22 इंटू 5 कितना होता है? 110। तो अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखिए 110 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी दे रखी है? 176 रुपीज। मुझे बताइए 110 यूनिट की वैल्यू अगर 176 की वैल्यू अगर 110 है तो क्या हमें 100 की वैल्यू निकालनी है? भाई हमें सीपी निकालना है ना। 110 की वैल्यू अगर 176 की वैल्यू अगर 110 है तो हमें 100 निकालना है। या आप ये बोले कि 110 यूनिट इज इक्वल टू 176 रुपीज, 1 यूनिट इज इक्वल टू 176 बाई 110 रुपीज, और मल्टीप्लाइड कर रहे हैं 100 से। इससे ये गया, ये 11 से कटेगा 16 बार, तो आंसर इज 160।
160 इज योर आंसर। बहुत बेसिक सा सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का। जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया है वो भी अगर ये बात नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए आपने नोट्स वापस पढ़ने हैं। बड़ा आसान सवाल है, इसे मैं बिल्कुल आसान सवाल कहूंगा प्रॉफिट एंड लॉस का। सीधा सीधा एमपीएससी सीपीएसपी एमपी के रेशियो पे क्वेश्चन है ये। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखिए अगला सवाल, अगर आपने क्लास कल की क्लास अटेंड किए तो आप रिलेट कर पाएंगे। कल एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ही सवाल हमने किया था। क्या एग्जैक्टली ऐसा ही सवाल हमने कल किया था क्या? याद आता आपको कुछ कुछ? घर पे जाके आपने सॉल्व तो किया नहीं होगा पेपर। मैंने कहा था इसे पूरा फेयर करना, पूरे 25 के 25 क्वेश्चन को। चाहे टॉपिक आता हो या ना आता हो उसे फेयर करो। देखो आपका तो पता नहीं, देखो पर मेरा क्या होता था ना, जब मैं एग्जाम देता था कॉलेज के तब मैं जाता था कॉलेज की लाइब्रेरी में। कॉलेज की लाइब्रेरी में होते सारे प्रीवियस ईयर के पेपर। मैं जाके उनकी फोटो खींच के ले आता था, स्कैंड होते थे पीसी में। और मैं क्या करता था ना, उन सबके सॉल्यूशंस एक फेयर कॉपी में उतार लेता था पिछले 5 साल के पेपर के। चाहे मुझे वो टॉपिक आता हो या ना आता, मैं तो उन्हें फेयर कर लेता था। कहीं से भी आंसर ढूंढ के, नेट से ढूंढ के, दोस्त से पूछ के, दोस्त को फोटो भेज दी उस क्वेश्चन की कि भाई इसका सॉल्यूशन भेज बुक में से, और उन्हें फेयर कर लेता था। और बस उन्हें रीडिंग मार के जाता था। और आज तक का रिकॉर्ड है भाई, 80% पेपर उससे बाहर नहीं आया। 80% नहीं आया। भले मैंने किताब भी ना खरीदी हो, लेकिन वो 50 क्वेश्चन में याद करके चला गया और मेरा काम हो गया। तो भाई सेम थिंग अप्लाइज फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम। हर एग्जाम में एक ही चीज अप्लाई होती है, प्रीवियस ईयर। यूनिवर्सिटी के पेपर सेम टीचर बनाते हैं हर साल, वो वही क्वेश्चन देते हैं। और एक साल में एक ही पेपर थोड़ी होता है, कंपार्टमेंट का भी होता है, बैकलॉग का भी होता है। तो बैकलॉग कंपार्टमेंट एक ही है, कॉलेज में बैकलॉग हो गई। x माइनस वाई की वैल्यू हमें गिवन है। यहाँ पे मैं अगर मैं एलसीएम लूँ तो एक्स वाई यहाँ पे आ जाएगा और y माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 11/24। 11/24। जब x माइनस वाई की वैल्यू 11 है तो क्या y माइनस एक्स की वैल्यू -11 होगी? इसकी वैल्यू क्या -11 नहीं होगी? तो -11/xy बराबर 11/24। एक्स वाई की वैल्यू यहां से आ जाएगी -24। कल के क्वेश्चन में भी हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाली थी। अब मेरे पास x माइनस वाई की वैल्यू भी है और मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू भी है। बस इसका रोल इतना ही था इस चीज का कि वो हमें एक्स वाई की वैल्यू दे। क्वेश्चन है x³ - y³ प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन में गिवन था, फिर ये हमें गिवन था। तो देखिए x³ - y³ का एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, प्लस एक्स वाई की वैल्यू तो हमारे पास है ना -24 का स्क्वायर। एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास 11 है, और इस फॉर्मूले को मैं एक दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूं जो कि है x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस प्लस 3xy। अगर आप लोग इस होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो आप देखोगे कि ऊपर और नीचे वाली बात एक ही लिखी हुई है, सेम चीज लिखी हुई। जो मैंने इस ब्रैकेट में लिखा है वही मैंने इस ब्रैकेट में लिखा है। आप इस होल स्क्वायर को ओपन करके देखिए बस। प्लस 576, 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 का स्क्वायर। भाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू 11 है ना, तो ये हो गया 121 प्लस 3xy। तो 3xy हो गया यहाँ पे, तो कितना हो गया 72 -72, ये -72 हो गया प्लस 576। ये हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मुझे एक बात बताओ, इसको जब इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा? 21 और 28। क्या 21 और 28 आएगा? नो, क्या 49 आएगा इन दोनों को माइनस करने पे? बोलिए, क्या इन दोनों को माइनस करने पे 49 आता है? हाँ सर। हाँ, 49 को मल्टीप्लाई करना है, 11 से। देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, 49 को मल्टीप्लाई करना है 11 से और उसमें ऐड करना है 576। कोई मुझे बताएगा कि इसको सॉल्व करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारे आंसर की? कोई मुझे बताएगा इस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगी जो मेरा आंसर आएगा उसकी? मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मैं केवल आंसर की यूनिट डिजिट पूछ रहा हूं। आखिरी डिजिट क्या होगी? अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो आखिरी डिजिट क्या होगी मुझे बताइए।
5 5। 5 सर। ऑप्शन चेक करते हैं, क्या ऑप्शन में दो ऐसे ऑप्शन है जिनकी यूनिट डिजिट 5 है? तो हम फेल हो गए। चलिए ठीक है, आप डिजिट सम लगा दीजिए। 9। वैसे आप इसे सॉल्व तो कर ही सकते हो ना, क्या पर 9 4 13 मतलब ये हो गया 4 और ये हो गया 2, और 2 में क्या प्लस करना है? 15 15 2, ये हो गया 2। 8 + 2 10, यूनिट डिजिट 1 होनी चाहिए। आंसर मेरा वो है जिसकी यूनिट डिजिट 1 है। मैंने कुछ गलत किया है क्या? 9 13, 13 का 4, ये लिखा 2 मल्टीप्लाइड 8, और ये क्या हुआ 7 13 13, अरे 13 और 5 हुआ ना, सॉरी 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 ना, मैंने यहाँ पे गलती कर दी। ये 13 13 और 5 18, 9 होगा। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 9, तो यूनिट डिजिट 8 होनी चाहिए। और ना पीछे मुड़ मुड़ के देखते देखते गलत कर गया। 5 7 6 की यूनिट डिजिट 9 होगी। वैसे भी देखिए आपके पास दो ऑप्शन आते हैं तो आपका बिल्कुल फोकस हो ही गया कि भाई हमारा आंसर होगा इन दोनों में से ही एक। और आप देखिए अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते थे, लेकिन दोनों ही ऑप्शन बहुत ही ज्यादा क्लोज है। और वैसे मैंने आपको 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाया होगा, 49 मल्टीप्लाइड बाई 11 मैंने आपको सिखाया है ना कैसे करते हैं। 4 13 और 9, क्या 935 होगा, क्या 539 होगा? यस सर। 11 से मल्टीप्लाई करना हमें आता ही है, मैं बस यूनिट डिजिट की एप्लीकेशन बता रहा था आपको। और गलत होगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि आपने गलती की है ना। जैसे हमने गलती की, हमने ऑप्शन चेक किया, फिर आंसर तो बी और सी ऑप्शन में से ही आना है। अगर यूनिट डिजिट की गलती की, हम समझ गए कि हमने कुछ गलती की, वापस क्वेश्चन पे आ जाओ, कुछ गलती हुई है, नोट कर लो। देखिए भाई, ये क्वेश्चन होते हैं कम से कम 1.25 मिनट के क्वेश्चन होते हैं, ये वाले 1 से 1.25 मिनट के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हम 25 मिनट में पूरा पेपर करेंगे। 25 मिनट है हमारे पास इस पूरे पेपर को करने के लिए, 25 सवाल और 25 मिनट। तो कोई सवाल 30 सेकंड में भी होगा, कोई सवाल 1.25 मिनट में भी होगा, कोई सवाल 1.5 मिनट में भी होगा, चलता रहेगा ऐसा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है। आप लोगों से पढ़ा है किसी ने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस? नहीं पढ़ा है तो भी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम तो आपको पता ही होगा कम से कम। चलिए, एक 240 मीटर की ट्रेन है जो ओवरटेक करती है एक आदमी को, भागते हुए को। 240 मीटर की ट्रेन है, टाइम लगा 9 सेकंड का। मतलब कि जो रिलेटिव स्पीड रही होगी वो 240/9 रही होगी मीटर पर सेकंड में। लेकिन अगर मैं इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करूं तो ये हो जाएगा 18/5। तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा 96 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब कि जो ट्रेन और उस आदमी की रिलेटिव स्पीड रही होगी ना, वो 96 रही होगी। और क्योंकि मैन और ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो ट्रेन की स्पीड रही होगी ना, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड वो रही होगी 96 + 6, मतलब कि 102 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है, अगर आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा है तो आप बड़े आराम से समझ पा रहे होंगे। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं ना, कोई ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं है। रिलेटिव स्पीड में हम ऐसा करते हैं कि दो आदमी जब एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड हम चेक करते हैं। तो चलिए ये हो गया। अब हमें बोला गया है कि यही ट्रेन 240 मीटर की ट्रेन जब 372 मीटर की टनल को क्रॉस करती है तो कितना समय लेगी? ये डिस्टेंस हो गया और ये स्पीड हो गया 102। और क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ऊपर वाली चीज मीटर में है, हम 5/18 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इस चीज को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा ही आसान है इसे सॉल्व करना, काट काटा पीटी कर लो और आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नोट कर लीजिए। ये सॉल्व कर पाएंगे आप?
ये 18 से पूरा नहीं कट रहा है क्या? 2 7 4 11, एक यहाँ पे 6, 612 डिवाइडेड बाई 102 इंटू 5/18, ये इससे जाएगा 6 बार, 6 इंटू 18/5, मतलब कि 90 90 18 108/5 इज द आंसर। 108/5 इज द आंसर। देखिए क्या आंसर ऑब्वियसली 20 से बड़ा होगा? क्या आंसर 20 से बड़ा होगा? ये ऑप्शन 21 से भी बड़ा होगा ना। 105 होता है 21, अगर ऊपर 105 होता ना तो आंसर एग्जैक्ट 21 आता। 108 है मतलब आंसर 21 से बड़ा है, और ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ना। देखिए मुझे लगा था ये इससे 9 से 8 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, ऊपर वाला ही इससे पूरा पूरा कट रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब न्यूमरेटर ही इससे कटे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये एक तो आपको क्या होगा ना, आपको हर चैप्टर का आइडिया लगेगा और आपको लेवल पता लगेगा एग्जाम का। और आप ये बात मान के चलिए, सब कुछ आपको देखा हुआ मिलेगा, आपको नया दिखना बहुत मुश्किल है। अब देखिए ये बिल्कुल ना चौथी क्लास का सवाल पूछा इन्होंने। ये वो सवाल होते हैं जो मैं कह रहा हूं ना 5-15 सेकंड के होते हैं, 20 सेकंड के होते हैं, ये वही सवाल है। हमें बोला है कि 2 रेक्टेंगल है भाई। एक रेक्टेंगल है जिसकी कुछ लेंथ है और जिसकी कुछ ब्रेड्थ है। भाई इतना तो आपको पता ही होगा कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। फोर्थ फिफ्थ क्लास में पढ़ा देते हैं हमें। अब हमें बोला गया है कि इसकी कुछ लेंथ है और इसकी कुछ ब्रेड्थ है, और मैं मान लेता हूं, देखिए मैं ये भी 1 मान लेता हूं और ये भी 1 मान लेता हूं। क्या मुझे बताइए स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है? क्या स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है? क्या स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है? बोलिए। यस सर। हाँ, रेक्टेंगल स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, पर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और चारों परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो स्क्वायर फुलफिल करता है। लेकिन रेक्टेंगल की स्क्वायर की कंडीशन होती है कि चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए, जो रेक्टेंगल फुलफिल नहीं करता। तो मैंने मान लिया इसकी लेंथ भी 1 यूनिट है, इसकी ब्रेड्थ भी 1 यूनिट है। अब हमें बोला जा रहा है कि आप एक काम करिए, इसकी लेंथ को 3 गुना कर दो, तो इसको 1 को कर दो 3, और इसकी ब्रेड्थ को कर दो आधा, जो 1 था उसे आधा कर दो। तो क्या इसका ये हो जाएगा? लेंथ को कर दो 3 गुना, ब्रेड्थ को कर दो आधा। मुझे बताइए इस वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या 2 होगा, 1 होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? 3 इंटू 1/2। तो रेशो कितना आ गया? 2:3। अब देख लो रेशो से क्या टुच्चा सवाल पूछा इन्होंने इस शिफ्ट में, जबकि रेशो में तो क्या क्या बड़ी बड़ी बातें पढ़ते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा मेंसुरेशन घुसा दिया और रेशो से सवाल पूछ लिया। अगला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का। भाई जिन लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास करी है, आप लोगों को अच्छे से याद नहीं हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये सवाल मैंने क्लास में डिस्कस किया था। क्या आप लोगों को याद है? ये एग्जैक्ट सवाल हमने क्लास में डिस्कस किया था जब हम एसपी सेम वाला टाइप पढ़ रहे थे। याद आता है आपको? कुछ कुछ धुंधली धुंधली यादें आती है आपको हफ्ते 10 दिन पहले की? यस सर। हाँ देखिए आपके यस सर बोलने का ये अंदाज बता रहा है कि आपको कितना याद है, जबकि मुझे याद है ये सवाल मैंने आपको बिल्कुल कराया था। देखो सवाल मुझे याद रहते हैं, आप मुझसे कोई डाउट पूछ लो और 6 महीने बाद भी वापस सेम डाउट पूछ लोगे तो मैं बता दूंगा आपको कि ये डाउट आप ऑलरेडी पूछ चुके हो मेरे से। तो ये सवाल मैंने किया हुआ है अभी क्लास में, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे हमें बोला गया है कि सीपी प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसपी। चलिए ठीक बात है। यहाँ पे बोला गया है कि 2 आर्टिकल्स की एसपी सेम है, एसपी सेम वाला टाइप है। ये गेंड 19%, अगर ये 100 है तो ये +19 है तो ये 119 है। ये 100 है
ये -11 है, तो ये कितना होगा -+89। क्या ये ऐसा होगा? चलिए ये ऐसा रहा होगा। एसपी सेम है, एसपी सेम करने के लिए मैं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 89 से, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करता हूँ 119 से। अगर ये 119 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 119 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 119 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 89 से मल्टीप्लाई होगा, और ये भी 89 से मल्टीप्लाई होगा। मुझे बताओ टोटल उसकी जेब से कितने रुपए गए? 11900 और 8900। क्या टोटल उसकी जेब से इतने रुपए गए? क्या टोटल उसकी जेब से इतने रुपए गए? क्या टोटल सीपी इतनी है? इन दोनों को ऐड करोगे मल्टीप्लाई करके तो टोटल सीपी इतनी आएगी ना। और आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 89 मल्टीप्लाइड बाई 19 माइनस 11 इंटू 119। तो देखो इसे सॉल्व कर लो। 8 8 9 से 72, 72 और 9 81, 9 9 से 72, 2 8 16, 1682 माइनस 1 2 10 9 1309 1309। क्या यहां से आप टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हो? टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 1682 माइनस 1309। यहां से आप निकाल लोगे प्रॉफिट कितना हुआ, ये आ गई टोटल सीपी, और निकाल लेंगे हम प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट ही हुआ है, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। देखो भी मैंने क्लास में कराया हुआ है इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी करा दिया, लॉस तो हुआ नहीं है क्योंकि जो हमारा आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक बात है। देख लो एक बार, कुछ डाउट हो तो पूछ लो भाई। ये आप लोगों ने अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है। हाँ सर। देखिए कुछ कैलकुलेशन वैल्कुलेशन हो तो देख लेना भाई। सही है सर। हाँ 82 क्या बोल रहे हो? सही है सर। हाँ नहीं फिर भी गलती हो जाती है, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, जल्दी जल्दी में बोलते बोलते में हो जाती है, शांत मन से काम होता है। आपको मैं क्लास में करा चुका हूँ ये एग्जैक्ट क्वेश्चन, इसलिए मैंने पूरा नहीं सॉल्व किया। आपको मैंने मुद्दे की बात बता दी, प्रॉफिट हाँ कैलकुलेट सर। कर लीजिएगा और आप निकाल लीजिएगा। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है। इन क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट्स 60% आर गर्ल्स। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 63, एवरेज मार्क ऑफ गर्ल्स इज 70। बीच वाली वैल्यू हमें निकालनी है, और गर्ल्स आर 60%, मतलब गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या इतना है? क्या बीच वाला गोला हमें निकालना है? तो हमारा आंसर क्या होगा? 63 इंटू 2 प्लस 70 इंटू 3 210 डिवाइडेड बाई 5। दिस इज माई आंसर। 612 प्लस 210 बटा 5। सॉल्व कर लो, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 3, 336/5। 336/5 इज माई आंसर। सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। देखिए 60 के ऊपर आंसर आएगा, 66 के ऊपर आंसर आएगा। देखिए 67 इज द आंसर, क्योंकि मुझे पता है आंसर 66 के तो ऊपर ही आना है, क्योंकि 66 तो तभी हो जाता 330 पे हो जाता 66 तो 330 पे ही हो जाता 66 तो, और 335 पे 67 हो गया। बाकी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो भाई इसे सॉल्व कर लेना कुल मिला के। वैसे आप मेरी बात, मुद्दे की बात समझना चाहो तो ऊपर अगर 300 होता मतलब आंसर 60 होता, ऊपर अगर 330 होता तो आंसर 66 होता, लेकिन ऊपर अगर 335 होता तो आंसर 67 होता। मेरा आंसर 67 से भी बड़ा आएगा। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 67 से बड़ा है। मैं आपको साथ साथ ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, हम सीधा ही बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है। देखिए मिक्सचर एनालिसिस का कितना हल्का सवाल है, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल, देखिए दिस इज, ये अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा भी नहीं है लेकिन यस इट इज अ गुड क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। एक ट्रायंगल है,
अरे ये वाला क्वेश्चन तो बेकार क्वेश्चन है, मुझे तो लगा ये दूसरा क्वेश्चन है। एबीसी एक ट्रायंगल है, डी और ई उस पे पॉइंट है ए और बी पे, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होने का मतलब है ऊपर वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल है और जो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है वो सिमिलर है। इस बात का एक ही मतलब है कि ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है और ये वाला एंगल दोनों में बराबर दे रखा है, मतलब कि ऊपर वाला छुटकू ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। अब हमें बोला गया कि जो एडी है ये 7 सेंटीमीटर है, देखिए रेशो नहीं है, गोले में नहीं लिख रहा मैं, जो बीडी है वो 5 सेंटीमीटर है और जो बीसी है वो 9 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो एडी डिवाइडेड बाई ए बी शुड बी इक्वल टू डीई बराबर बीसी। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और ये एडी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, एबी की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, डीई की वैल्यू हमें तो निकालनी है और बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 9। ये गया 3 बार, ये गया 4 बार, आंसर इज 21/4, 21/4 इज द आंसर। 21/4 5.25, ठीक है, 5 से बड़ा होगा आंसर। इधर वाला पार्ट मिटा देता हूं मैं। तो देखिए अगर आपने ज्योमेट्री नहीं भी पढ़ी है तो आप ये बात ध्यान देखिए कि ज्योमेट्री के कितने आसान आसान सवाल है ये। मैं आपको सही बताऊं ना, ये क्वेश्चन एक 10th क्लास का बच्चा भी बड़े आराम से कर सकता है इस चैप्टर के, इस प्री के मोस्ट ऑफ द ज्योमेट्री के क्वेश्चन 10th क्लास का बच्चा, क्योंकि सारा 10th में ही पढ़ाया जाता है भाई, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी वगैरह वगैरह। आपको भी थोड़ा थोड़ा तो याद आता ही होगा, धुंधला धुंधला, ज्योमेट्री सिमिलैरिटी कुछ तो आता होगा आपको, सर्वांग समता, ऐसे ऐसे आपने भी पढ़े होंगे। अगला सवाल टाइम एंड वर्क का सवाल, M1T1W1। अभी अभी हमने सुबह सुबह टाइम एंड वर्क पढ़ा है, वहां पे मैंने क्लास टॉपिक की शुरुआत ही इसी टॉपिक से की थी। याद है किसी को, कुछ याद आता है आपको? यस सर। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ये MTW वाला टाइप है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि 18 आदमी 18 घंटे काम करते हैं, 10 दिन तक तो 3 यूनिट काम होता है। तो 25 आदमी 6 दिन तक कितने दिन तक काम करेंगे कि 5 यूनिट काम हो जाए। इसे आप इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू का। तो ये तो सॉल्व कर ही लेंगे आप। देखिए 6 से ये जा रहा है 3 बार, ये इससे जा रहा है 3 बार, 25 से ये गया 2 बार, ये गया 5 बार, इससे 5 कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8×16, एक्स की वैल्यू 16 है। कितना आसान है भाई, ये 30-30 सेकंड के सवाल है। आप खुद ही देखोगे अगर इस वीडियो को वापस, तो मैं खुद ही इन्हें बोल बोल के 40 सेकंड में कर रहा हूँ। तो शांत मन से फुल फोकस से इन सवालों को किया जाए तो ये 20 सेकंड के सवाल है ना। और जब 20 सेकंड तो मैं 20 सेकंड ही बोलूंगा ना, ऐसा नहीं कि 1 सेकंड में आग लगा दोगे, छत गिर जाएगी। देखिए दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये। ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, क्लास के नोट्स में खोलोगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। जिन्होंने सुबह अलजेब्रा पढ़ा होगा वो इसका सॉल्यूशन देख के बोलेंगे कि हाँ सर ऐसी बातें हमारी नोट्स में है तो सही। क्वेश्चन का डेटा लिख देता हूं मैं। 16x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 48, एक्स वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 2, और हमें निकालनी है 64x³ प्लस y³ की वैल्यू क्या होगी। ऑब्वियसली 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो वैल्यू पुटिंग तो हो नहीं सकती। देखिए अगर मैं किसी तरीके से इस चीज का होल स्क्वायर बना दूं तो बात बन जाएगी। इस चीज को मैं इधर लेकर आता हूं। 16x² का क्या मतलब है, क्या 4x² है इस चीज का मतलब, और क्या इस चीज का मतलब है y का होल स्क्वायर। क्या ये जो मैंने चीज लिखी, क्या इधर ये सेम चीज लिखी है मैंने? अगर मैं यहाँ पे ऐड, ये और ये है 48 के बराबर। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कुछ ऐड कर रहा हूं। मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं 2 4x y, और इधर भी सेम चीज ऐड कर रहा हूं 2 4x और y। मुझे बताइए क्या ये एक होल स्क्वायर बन गया 4x प्लस y का? ये बन गया 4x प्लस y का होल स्क्वायर, और ये बन गया 48 प्लस
8 इंटू एक्स वाई कितना है 2, तो ये हो गया 16। ये कितना होता है 64 होता है ना, 8 से 14, तो ये हो जाएगा 4x प्लस वाई की वैल्यू क्या 8 हो जाएगी? क्या 4x प्लस वाई की वैल्यू 8 हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? अगर 4x प्लस वाई की वैल्यू 8 है तो क्या हमें ये निकालना है? हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू है और हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। अगर इसको आप ढंग से देखोगे तो ये लिखा हुआ है 4x का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब। हमारे पास यही चीज गिवन है, हमारे पास a प्लस बी गिवन है और हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी? आज की क्लास में मैंने कल की क्लास में बताया था ना a प्लस बी वाला, आज तो हमने a माइनस बी वाला किया। a माइनस बी ए स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी, फॉर्मूला में लिख देता हूं ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये होता है फॉर्मूला। एक क्यूब प्लस बी क्यूब तो हमें निकालना ही है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 8, ए प्लस बी का स्क्वायर कितना हो गया 64, माइनस 3ab का क्या मतलब है 3 इंटू ए बी का क्या मतलब है 8xy, 8x का मतलब है 16। इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ पानी की बोतल लेके। क्वेश्चन तो ले लो। बोलिए, क्या कुछ डाउट है क्या किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कल का सवाल है। सर्कल में बोला गया एक सर्कल है विद सेंटर ओ, एडी उसका डायमीटर है, एडी, दिस इज ओ, एसी इज ए कॉर्ड, एसी एक कॉर्ड है, पॉइंट बी इज ऑन एसी such that OB is equals to 7. This is OB. This is 7 centimeter. OBA, OBA, this is 60 degree. DOC, DOC, ये 7 सेंटीमीटर इधर, ये DOC, ये 7 सेंटीमीटर है ना, छोटा सा लिखा है मैंने, और DOC की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 60 डिग्री। ठीक बात है भाई। और हमें क्या निकालनी है BC की लेंथ। देखिए वैसे तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तब आंसर हमेशा वही होगा जिसकी लेंथ गिवन है, और 60-60 दे रखा है तो मुझे पता है कि आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनना है। देखिए ये वाला लेंथ अगर 60 है तो ये वाली लेंथ 100, ये वाली लेंथ 30 होगी, क्योंकि सेंटर पे अगर ये कॉर्ड 60 का बना रही है तो सर्कमफेरेंस पे यही एंगल 30 डिग्री का बनेगा। ये अगर 60 है, ये अगर 30 है तो ये 90 हुआ, ये एंगल 90 हुआ। ये अगर 90 है, ये 60 है तो ये वाला एंगल 30 होगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस, तो ये वाला एंगल भी 30 होगा। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो बीसी की लेंथ भी 7 सेंटीमीटर होगी।
सर्कल की एक दो प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, जिसने पढ़ा है वो समझ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा है तो बस वो आपने बचपन में छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना। देखिए सेंटर की जो ये आर्क सेंटर पे अगर 2 थीटा बना रही है तो सरकमफेरेंस पे थीटा बनाएगी। ये वाली आर्क को अगर मैं पकड़ता हूं तो ये सेंटर पे अगर 60 बना रही है तो ये सरकमफेरेंस पे उसका आधा एंगल बनाएगी 30 डिग्री। ये 60 तो हमें गिवन था, ये 30 हमें पता लग गया, ये 60 ये 30 तो ये 90 है ना। ये 90 है ये 60 है, तो ऑब्वियसली पूरा की पूरी लाइन तो 180 डिग्री की होती है, तो बीच वाला 30 का होगा। और बिकॉज ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है तो दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा। इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं और ये दोनों 30 30, तो बीसी भी 7 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन ठीक है ना, एवरेज मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है। भाई सर्कल का वेटेज तो आजकल इतना हो गया है ना, जितना किसी अर्थमेटिक के चैप्टर का वेटेज नहीं है। सर्कल का वेटेज तो इतना हो चुका है, अर्थमेटिक के किसी भी टॉपिक से 2 क्वेश्चन नहीं आते प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ के, सर्कल से अकेले से 2 क्वेश्चन आते हैं। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो कि सर्कल के अंदर बना हुआ होता है। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बीडी और एसी इंटरसेक्ट करते हैं ई पे, बीडी और एसी इंटरसेक्ट करते हैं ई पर, ई पर। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? हाँ, क्वेश्चन पढ़ते रहिए। बीईसी इज 138 डिग्री, बीईसी इज 138 डिग्री, ईसीडी, ईसीडी एंड दिस एंगल इज 35 डिग्री। और हमें निकालना है बीएसी, बीएसी कहां है भाई? ये वाला एंगल, हमें थीटा निकालना है। क्वेश्चन हटा देता हूं मैं, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। दो जो एंगल हमें गिवन थे, ये 35 गिवन था, ये 138 गिवन था, और थीटा हमें निकालना है थीटा। चलिए देखिए, सबसे पहली बात बताओ, अगर ये वाला एंगल 35 है तो ये वाला एंगल भी 35 डिग्री होगा, बिकॉज ये दोनों ही इस आर्क पे बने हुए हैं। सेम आर्क से सरकमफेरेंस के एंगल सेम होते हैं। मैंने अभी पिछले वाले टॉपिक में बताया था ना कि सेंटर पे बनने वाला एंगल अगर 2 थीटा है तो आर्क पे बनने वाले, सरकमफेरेंस पे बनने वाले सारे एंगल उसके आधे होंगे। मतलब कि एक ही आर्क से सरकमफेरेंस पे 2 एंगल बन रहे हैं तो वो बराबर होने चाहिए। ये अगर 35 है, ये अगर थीटा और ये 138 है, तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थीटा प्लस 35 शुड बी इक्वल टू 138 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 103 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कल भी यूज करी थी मैंने ये प्रॉपर्टी। डायग्राम बनाएंगे, आंसर आ जाएगा बिल्कुल। बहुत कैलकुलेशन नहीं होती ज्योमेट्री के सवालों में, प्री में तो मोस्टली बिल्कुल भी नहीं होती है। बस आप फिगर बनाइए, एंगल फाइंड आउट कीजिए। और ये बहुत भारी भारी प्रॉपर्टीज नहीं है ना, अगर आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी हो तो ये मत सोचना कि ये बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी है कोई, बिल्कुल बच्ची बच्ची प्रॉपर्टी है। देखिए, क्या मुझे एक बात बताइए, ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्टली हमने कल की क्लास में किया था हूबहू? बोलिए। यस सर। हाँ, तो मैंने आपको एक बात बताया था कि जो नंबर 3, 7 और 11 तीनों से मल्टीप्लाई होता है, क्या वो नंबर 231 से भी डिवाइड होगा? कोई नंबर जो कि 3, 7 और 11 तीनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 231 से भी डिविजिबल होगा। और हमें पता लगाना है कि 2 4 7 XX, तो मैंने क्या बोला था? 2 4 7 9 9 मान लो और डिवाइड कर दो इससे 231 से। एक बार गया 231, 610, यहाँ पे उतरा 9, कुछ बात नहीं बनी 0, ये उतरा 9। अब इसको मल्टीप्लाई करो 7 से, 7 21 1 2 14 15 16, 7 से किया तो ये हुआ 16 17, तो ये आ गया 2, ये आ गया 8, ये आ गया 0 0। मतलब 99 में से 82 माइनस करो, या आया 7 या आया 1, 17 होना चाहिए, 17 आना चाहिए एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू 17 होनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम? 99 में से कर लिया हमने -82 और आंसर आ गया 72, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1, और y की वैल्यू कितनी हो गई? 7। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए एग्जैक्ट कल के जैसा ही क्वेश्चन है ये, नोट कर लो।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब हमें क्या निकालना है, 2y माइनस 8x। मुझे बताइए y की वैल्यू क्या 7 है? क्या y की वैल्यू 7 है? तो ये आया ना xy, ये है xy के बराबर। तो मुझे बताइए कि y की वैल्यू 7 है और x की वैल्यू 1 है। y की वैल्यू 7 है तो आगे 14 माइनस 8 6 इज द आंसर। देखो भाई, अगर आपने कल की क्लास की है ना, तो कल की क्लास के क्वेश्चंस करो वापस, ताकि आपको अगली क्लास में उसके रिजल्ट दिखने को मिले। अगर आपने कल की क्लास के सारे सवाल घर पे किए होते तो मैं शर्त के साथ कह सकता हूं कि आज की क्लास के 6 से 7 सवाल तो देख के आप बोलते कि क्या ही सवाल है ये, है ना। उन्हें कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बात को मानता हूँ, 1-2 घंटा लगेगा, लेकिन अगर आप 10 पेपर कर लोगे ना प्री के, तो आपका काम हो जाएगा। मैं सही बोल रहा हूँ, आपको सब पता लग जाएगा, पूरा माइंड सेट बन जाएगा आपका, पूरा एसएससी का रोड मैप होगा आपके पास कि एसएससी किस टॉपिक से क्या सवाल पूछती है, किस टॉपिक से कितने सवाल पूछती है, बस। और यही तो हमें करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है परसेंटेज का। देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है परसेंटेज का। आप लोग सबने परसेंटेज पढ़ा है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने परसेंटेज नहीं पढ़ा है। इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल हमने भर भर के किए हैं, सेविंग्स वाले। देखो आप ऐसा नहीं बोल सकते किसी भी सवाल को देख के, इस बात की तो मेरी गारंटी है कि सर ये वाला हमने पढ़ा नहीं है। मतलब हमने नहीं पढ़ा है मतलब आपने नहीं पढ़ा है, क्लास में तो हुआ है वो क्वेश्चन। आप मुझे नहीं बोल सकते कि सर ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ाया, ये वाला CISI नहीं पढ़ाया, ये वाला परसेंटेज नहीं पढ़ाया। कोई भी टॉपिक उठा लो चाहे, और मैं तो आपको हर बार टॉपिक खत्म कराने के बाद बोलता ही हूँ कि जाओ लगाओ प्रीवियस ईयर और बताओ मुझे कि क्या नहीं पढ़ा हमने। इससे ज्यादा बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, आपके घर पे आके आपके साथ पढ़ने थोड़ी लग सकता हूँ। इतना कहने की बहुत बड़ी बात होती है। देखिए राधा की इनकम 25% का सेव करती है। अगर राधा की इनकम 100 है तो वो 75 खर्च करती है और 25 बचाती है। अब राधा की इनकम हो गई 29% से इंक्रीज, तो ये हो गई 129। और राधा का एक्सपेंडिचर बढ़ गया 20% से। 75 का 10% होता है 7.5, 75 का 20% होता है 15, मतलब इसकी हो गई 90। तो ये चीज क्या हो गई, क्या ये 39 हो गई उसकी सेविंग? क्या उसकी सेविंग 39 हो गई? अगर ये 29% से बढ़ा तो 100 से 129 हो गया। ये 75 से 20% बढ़ा तो ये 90 हो गया। तो क्या ये 39 हो गई? मुझे बताइए 25 पे कितने का इंक्रीमेंट आया है? दिस इज योर आंसर। 19 मल्टीप्लाइड बाई 4 विल बी योर आंसर। आपके सामने आंसर है। बेहद आसान सवाल है ये परसेंटेज का। सेविंग, एक्सपेंडिचर और इनकम वाला टाइप मैंने आपको कराया था, उसी के अंदर का क्वेश्चन है ये। और जो आप चैप्टर कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट मैंने आपको क्लास में कराया है। इस क्वेश्चन का 90% पोर्शन हमने क्लास में किया है। आखिरी में से कुछ भी पूछ लिया वो बात अलग है, लेकिन इस क्वेश्चन को हमने किया है। आप अपनी सिंपल इंटरेस्ट की कॉपी खोलिएगा और चौथा या पांचवें पन्ने पे आपको ये सवाल मिल जाएगा। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर इज 8%। तो क्या 2 मल्टीप्लाइड बाई 8% किया था हमने? क्या 16% आ गया था? द रेट ऑफ नेक्स्ट 4 ईयर्स इज 10%, मतलब 40%। टोटल ब्याज कितने समय के लिए लिया? 9 साल के लिए। और अगले 3 साल के लिए 12%, मतलब क्या 36%। मुझे बताइए क्या इन सबको ऐड करूं तो 2 एक ऊपर गया, क्या ये 92% होता है? हमने क्वेश्चन ये किया था कि एक आदमी ने इतना इतना ब्याज लिया, तो बताइए उसने कितना इंटरेस्ट लिया परसेंटेज। हमने हमारा क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म कर दिया था। ये क्वेश्चन आपको आपकी क्लास में मिलेगा, कम से कम ऐसे 2 से 3 सवाल कराए मैंने आपको। सिंपल इंटरेस्ट की नोटबुक खोल के देखिएगा, है ना। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इसने ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसने ऐड क्या किया कि अगर उसे ब्याज में मिले हैं इतने रुपए, तो बताइए इन्वेस्ट कितना किया था। देखिए उसे कुल मिला के 92% इंटरेस्ट मिला है, मतलब उसने जितना भी इन्वेस्ट किया था उसका 92% उसको ब्याज मिला होगा।
और 92% की वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में 18358.60। मुझे बताइए तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, आंसर क्या होगा? 18358.60 डिवाइडेड बाय 92 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या यही मेरा आंसर होगा? अब आप बोलोगे कि सर कैलकुलेट करना बहुत भारी है, लगा दो डिजिट सम लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। बताओ, 100 इग्नोर, 9 और 2 कितना होता है? 11। क्या नीचे का डिजिट सम 2 आ रहा है? क्या नीचे वाले का डिजिट सम 2 आ रहा है? 9 9 8 13 4, ऊपर वाले का डिजिट सम 4 आ रहा है। 4/2 आ रहा है, नीचे 2 आता है तो हम क्या करते हैं? 5 से मल्टीप्लाई, नीचे का 1 आ गया। आंसर वो है जिसका डिजिट सम 2 है, आंसर वो है जिसका डिजिट सम 2 है। क्या जो फोर्थ ऑप्शन है केवल उसके अलावा किसी का डिजिट सम 2 है क्या? मुझे बताओ। बोलो। अरे क्या सॉल्यूशन देखने yes, देखने में yes, थक गए क्या भाई? एग्जाम में आपको करने हैं आधे घंटे में सारे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखने में थक रहे हो क्या? बताओ, समझे अब आप भाई। खुद बताइए, इस क्वेश्चन को जो मैंने रेक्टेंगल के अंदर लिखा हुआ है इसे सॉल्व करने में समय लगेगा। पहले 2 से काटोगे, फिर किसी और से काटोगे, कुछ कुछ तो करोगे आप। लेकिन बताओ, डिजिट सम से मैंने 10 से 15 से 20 सेकंड में आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन देख लो, मेरा सवाल नहीं है, एग्जाम का सवाल है। आज की क्लास में मैंने 3-4 सवाल बता दिए डिजिट सम से सॉल्व करके, जहां पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन थी। तो आप देख रहे हो वो 1.5 घंटा जो आपकी क्लास थी ना, वो आपकी इतनी काम आ सकती है। कंसेप्ट 1.5 घंटे का है, मेहनत तो उसमें 1.5 महीने की लगेगी आपको उस कंसेप्ट को अडॉप्ट करने में। बाकी आप सारे ऑप्शन चेक कर लो। पहले वाले ऑप्शन का डिजिट सम कितना है? 6 है। दूसरे वाले का कितना है? 8 है। अगले वाले का कितना है? 10, 20, 27, 9 है। केवल फोर्थ ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिट सम 2 है, बाकी सबका डिजिट सम मैच नहीं होता। दिस इज माई आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई इसका। एग्जैक्टली ऐसे आपको बहुत सारे सवाल आपके अलजेब्रा की नोटबुक में मिल जाएंगे, बिल्कुल हूबहू सवाल मिलेंगे आपको। मैंने सुबह अभी महीने भर पहले अलजेब्रा पढ़ाया था। आपने सुबह भी नहीं पढ़ा हो, चाहे मुझसे 6 महीने पहले भी पढ़ा हो, पढ़ाया तो होगा मैंने, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक टाइप है। ऐड वही किया जाता है जो आजकल करंट में चल रहा होता है। अब जैसे इन चैप्टर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो मुझे लगेगा कि यार अच्छे हैं, उनके ऊपर भी रिसर्च की जाएगी, थोड़ा एनालिसिस किया जाएगा, उसके आजू बाजू के क्वेश्चन देखे जाएंगे, उन्हें भी ऐड कर दिया जाएगा। पर ये वाला क्वेश्चन तो बहुत पुराना है ना एसएससी का। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा है और आप इस क्वेश्चन को देख के ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये आपके क्लास नोट्स का है या नहीं है, देखिए मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, आपको क्वेश्चन देख के ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरी नोटबुक का है। ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो एक्स क्यूब से, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स क्यूब से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 1/x³ प्लस 7। क्या x माइनस 1/x की वैल्यू हमें दी हुई है 5? आपको मैंने ये वैल्यूज लिखवाई भी होगी, अगर आप अपनी कॉपी खोल के देखोगे तो मैंने आपको बोला था कि अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू 140 होती है, रट लो। मैंने आपको बोला होगा पक्का, मैंने बोला था यस 5 सर। एग्जामिनर का फेवरेट है, 140 रट लो, और अगर x प्लस 1/x आ जाए तो 110 रट लो। रट लो, 140 माइनस 5, 140 प्लस 7, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 135/147 इज द आंसर। शायद तक कटवट रहा होगा, हाँ 3 से कट रहा है देखिए, पर आंसर आ जाएगा। 135 डिवाइडेड बाई 147, 3 से काटोगे आपका आंसर आ जाएगा।
तो देखिए अगर मैं कुछ बात को रखने के लिए कह रहा हूं तो देखिए वो ऑब्वियसली एसएससी ने बहुत बार पूछी होगी, मैं ऐसे कोई एवे नहीं कहता। मैं आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो ये बात मान के चलिए कि मैं उसके कम से कम 1000 1500 2000 सवाल कर चुका हूँ, ज्यादा ही कर चुका हूँ। तो मुझे पता है कि एसएससी किस क्वेश्चन को कम से कम उन 1000 बार में से 2000 बार अगर मैंने क्वेश्चन किए हैं तो 500 क्वेश्चन एसएससी के सेम है जो वो बार बार पूछती है, और वही मैं कोशिश करता हूँ आपको लेक्चर्स में कराने की, और वही एसएससी आपसे वापस पूछेगी। ऐसा कुछ नहीं कि रैंडमली कुछ भी उठाया और पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। तो आप उसे सीरियसली लीजिए। अगला सवाल देखिए, ये सवाल मैं नहीं कराने वाला हूँ। आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान है 10वीं की कॉपी खोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी टीचर की या किसी की भी उठा लो, आप 10th क्लास की बुक या कोई भी बुक उठा लो, पहले लेक्चर में बता देता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है। बस वो सारी वैल्यूज पुट कर देनी है और सॉल्व कर देना है। मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री के तीनों सवाल ऐसे पूछे गए हैं जो एक 10th का बच्चा भी सॉल्व कर दे, और ये वैसा ही एक सवाल है। कुछ स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं इसमें। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, और ऐसे सो ऑन ना। सारी की सारी कॉस 90 जीरो हो जाएगी, साइन 60 √3/2 हो जाएगी, सेक 62 हो जाएगी। आप समझ गए हैं? सारी वैल्यूज जो मैंने बोली है वो इसके अंदर पुट कर दें और हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल देखो भाई, इसमें तो हद ही कर दी इस पेपर में। ट्रिग्नोमेट्री के सवाल ऐसे पूछे हैं बिल्कुल 10th लेवल की, देख लो। पिछला वाला सवाल और ये वाला सवाल बिल्कुल सेम है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स आती है तो आप सवाल कर सकते हो। टेन 30 की वैल्यू हाफ होती है, टेन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, और कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है। अगर ये वैल्यूज आपको आती है, और इतनी स्पीड से आनी चाहिए जितनी स्पीड से मैं बोल रहा हूँ, अगर इतनी स्पीड से आपको आती है तो आप एग्जाम में सीधा ऊपर देखोगे स्क्रीन पे और नीचे ये वैल्यूज लिखते जाओगे और बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आई होप अगर आप कर ही लोगे इस क्वेश्चन को, वैल्यूज तो मैंने बोल ही दी है। आखिरी सवाल हमारे सामने है। देखिए रेशो का पूछा गया। देखो यहाँ पे रेशो के दो सवाल पूछे गए, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो मेंसुरेशन का सवाल था जिसको रेशो के नाम से पूछ लिया, रेक्टेंगल वाला। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर मेंसुरेशन तो आप महीना 1.5 महीना पढ़ाते हो, क्या मतलब है प्री में पढ़ने का। लेकिन अगर उसने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया होता ना मेंसुरेशन, तो वो रेक्टेंगल वाला सवाल कर लेता। इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुना करो। अभी मैं बोलता हूं ना कि रेशो के 2 लेक्चर देख लो, तो देख लो, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में उन्हीं 2 लेक्चर से क्वेश्चन आ जाए और आप बेसिक नॉलेज ना होने के कारण भी ना कर पाओ। तो आपको बेसिक बेसिक हर चैप्टर का आना चाहिए। भाई यूट्यूब खोलो, दुनिया भर के बहुत बड़े बढ़िया बढ़िया टीचर्स ने पढ़ा रखा है। सब टीचर्स बढ़िया होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा ना, मतलब कोई, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ आपको, आपको लगता है कि यार सर मेंसुरेशन नहीं आता, भाई खोल लो कोई भी वीडियो मेंसुरेशन का, किसी दिन बैठे बैठे पढ़ लो 2 घंटा, थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि मेंसुरेशन होता क्या है, डेफिनेशन क्या है। मैं पढ़ाऊंगा तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। A/B हमें दे रखा है 5:8, मतलब इन दोनों, जो A की वैल्यू 5x है और B की वैल्यू 8x है, 5 दोनों में ऐड कर दिया जाए अगर, 5x + 5 और 8x + 5, तो जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2/3। 2/3 क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको रेशो में देखने को मिलेंगे। दो नंबर है जिनका रेशो दे रखा है 5:8, अगर उन्हीं दोनों नंबर में 5 ऐड कर दिया जाए तो उनका रेशो हो जाता है चेंज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15x + 15 बराबर 16x + 10। ये उधर गया तो x, ये इधर गया तो ये 5। x की वैल्यू 5 है, मतलब जो पहला वाला नंबर है वो है 25, जो दूसरा वाला नंबर है वो है 40। इन दोनों का सम कितना होगा, 65। 65 इज माई आंसर। तो देखिए इसी के साथ हमने सारे के सारे सवाल कर लिए हैं। भाई वो ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल वो बहुत ही घटिया था, वो कर लेना, वैल्यूज पुट करके आप कर ही लोगे। देखिए
अगर आपको नहीं भी आता है तो आप गूगल पे बस सर्च करना ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्लास 10 और आपको इमेजेस में जाना और आपको एक टेबल मिल जाएगी और वो इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर रहे हो। बाकी अगर आप ये बाद में वीडियो देख रहे होगे तो मैंने एक एक वैल्यू को बोला है, अगर कोई गलती कर दी हो, वैसे तो नहीं की है भाई गलती, लेकिन फिर भी कर दी हो तो देख लेना भाई। तो इसी के साथ हमारा पेपर ये होता है खत्म। कल वाला पेपर देखो करके आओ, आप लोगों ने 4-5 चैप्टर भी पढ़ रखे हैं तो भी जितने कर रखे हैं उतने करके आओ। और ये दोनों पेपर्स में से एटलीस्ट जितने चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं उतने के सवाल तो घर जाके वापस लगा लो। पहले वाले की वीडियो तो यूट्यूब पे डली गई है, उसको जाके देख लो, कोई डाउट है तो वहां से क्लियर कर लो। ये वाली भी डली जाएगी आज नहीं तो कल, तो इसको भी देख लो। सर कितने पेपर करेंगे सर टोटल? आप बता दो भाई, मैं तो करा दूं, करने वाले भी तो होने चाहिए सॉल्व। अपने बच्चों को प्रीवियस ईयर तो करना ही नहीं है, लेक्चर लेक्चर पढ़ने हैं, लेक्चर पढ़ के पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, प्रोफेसर लगेंगे। भाई प्रीवियस ईयर की क्लास होती है, कोई आता ही नहीं है क्लास करने। मैं मेंस के पेपर कराऊंगा तब भी नहीं है भाई। देखिए आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है तो बताइए, आप लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं तो वीक में एक पेपर भी सॉल्व करवा दूं, मेरा तो क्या है, मेरे को तो 1 घंटा लगेगा पेपर सॉल्व कराने में, आप लोगों का होना चाहिए। सर जो बीच बीच में कुछ टॉपिक हैं जो सर नहीं पढ़े हैं सर उसमें। अरे आप उन्हें तो छोड़ो, देखिए भाई अगर 25 सवाल का आपका प्री का पेपर होता है तो आपने 15 तो आते होंगे आपको। इस बात में तो कोई दौड़ाई है ही नहीं कि एटलीस्ट आपको 15 क्वेश्चन तो आते होंगे भाई। 4 क्वेश्चन डीआई के तो आते ही है, 2-3 क्वेश्चन तो बेसिक होते हैं, तो आप 15 तो करिए एटलीस्ट। यस सर हो जाए। कब तक स्किप करोगे भाई आप? देखिए मैं बता देता हूँ 95% बच्चों के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो सोचते हैं कि पहले हम सिलेबस खत्म करेंगे फिर हम प्रीवियस ईयर करेंगे। ना ही कभी सिलेबस खत्म होता है और ना ही कभी प्रीवियस ईयर होते हैं। साथ साथ में कर लो। जैसे आज की क्लास में आपने रेक्टेंगल का फॉर्मूला सीखा, तो भाई रट लो ना उसे। रटना ही है ना आगे पीछे। रेक्टेंगल के फॉर्मूले को मैं एक दिन बता दूंगा आपको कि भाई ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको नहीं आती है तो आज ही जाके रट लो ना। मैं क्या आपको चमत्कार करके थोड़ी बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल का, मैं भी तो आपको बोर्ड पे लिख के ही बता दूंगा कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज होती है। अब आप उस दिन का इंतजार कर रहे हो कि सर ऑफिशियली हमारी जब हम कॉपी में लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल तभी हम करेंगे याद। भाई आज ही कर लो, क्या हो गया, आपने क्लास 10th में पढ़ी तो है, आधे घंटे में याद हो जाएगी आपको। करके तो देखो भाई, ऐसे ही होती है देखिए प्रिपरेशन, जो मिले खा लो, इंतजार मत करो। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कल की क्लास में रोम्बस का एरिया निकालना आपने सीखा, तो भाई सीख लो उसे। फेयर करने का क्या मतलब है, फॉर्मूला दिखा आपने हाइलाइटर से मार्क कर लिया तो आपको लगेगा कि हाँ यार। आप बाकी बच्चों से देखिए, आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो सभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप बाकी बच्चों से 1000 2-3 हजार क्वेश्चन ज्यादा करोगे तभी तो अच्छा एडवांटेज है आपके पास। आप प्रीवियस ईयर लगाओ सीजीएल और सीएचएसएल के, आप 2000 क्वेश्चन एडिशन में आ जाओगे सब बच्चों के। आपने बाकी बच्चों से 2000 क्वेश्चन ज्यादा किए हैं और आपने एसएससी ओरिएंटेड क्वेश्चन किए हैं। मैं आपको क्लास में हमेशा बताता ही हूँ कि भाई टीचर की मजबूरी है सब कुछ पढ़ाना है, लेकिन एसएससी की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। एसएससी के पास कुछ टॉपिक है वो उन्हीं से सवाल पूछती है। आप जाओ, अपनी नोटबुक खोलो और प्रीवियस ईयर खोलो, आप ये पाओगे कि भाई 30-40% एरिया है चैप्टर का जहां से एसएससी सवाल पूछती है बार बार। 60% तो सर ऐसे ही पढ़ा रहे थे भाई, सर ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे थे, पढ़ाना पड़ता है ना। वरना कल को बोलो कि सर आपने पढ़ाया नहीं था, हमें आधा अधूरा पढ़ाई खत्म करवा दिया। तो भाई पढ़ाना पड़ता है, जो चल रहा है मार्केट में वो सब पढ़ाना पड़ता है। एक बार भी क्वेश्चन आ गया सीडीएस में तो पढ़ाना पड़ता है, कल को एसएससी में आ जाए। तो ऐसा मत सोचो ना, करते रहो, जितना हो रहा है उतना करते रहो। अगर आपको है, अगर कोई आपको बुक अवेलेबल हो रही है मार्केट में तो बुक खरीद लो, सीजीएल प्री की, सीएचएसएल प्री की। नहीं खरीद रही हो तो मुझे बोलो, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लो, 100-150 पेज का प्रिंट आउट है, उन्हें सॉल्व करो। सीजीएल के सवाल सीएचएसएल के सवाल सॉल्व करो 2020 के, तभी आप काम आएंगे आपके। अभी आपका अगर जीडी का पेपर है किसी का, एसएससी जीडी का, तो लिख के ले लो सीजीएल सीएचएसएल और सीजीएल के 10-10 पेपर लगा जाओ, पूरा पेपर हूबहू आना है। ऐसा होता है भाई, एसएससी ऐसा ही करती है। जो पेपर उसने पिछले साल लिए हैं वो इस साल बिल्कुल रिपीट करती है। ये आज ट्रैक रिकॉर्ड देख लो आप एसएससी का कोई भी उठा के। और
मैं हर सब्जेक्ट का बोल रहा हूँ, देखिए जीएस तो खैर डायनेमिक है ही, बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट का उठा लीजिए, अगर उसने इंग्लिश की वोकैब कोई एमटीएस में पूछी होगी तो वापस सीजीएल में पूछ लेगी, कोई रीजनिंग का कोई नंबर सीरीज का क्वेश्चन कहीं उसने सीपीओ में पूछा होगा तो वापस पूछ लेगी, ऐसा ही होता है। तो प्रीवियस ईयर पे फोकस करो, बाकी चलो कल मिलते हैं, 30 अगले वाले शिफ्ट में डाल दूंगा, आप उसे सॉल्व करके आना। ओके, गुड नाइट। नहीं सर। हाँ।